अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे तलत हुसैन साहब के बारे में, जो अब दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। दोस्तों, बहुत सारे लोग तलत हुसैन साहब के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते। तो उनको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने उनके बारे में ना जानी होंगी, ना आपको पता होगी। बहुत सारे लोग जो बचपन से पीटीवी देखते आ रहे हैं, तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम इशा की अजान सुना करते थे और इशा की अजान के बाद एक दुआ आती थी, उस दुआ का तर्जमा भी उन्हीं की आवाज़ में हुआ करता था, फिर दुरूद शरीफ उनकी आवाज़ में, और सबसे बड़ी बात जो हम कुरान सुना करते थे उसका जो तर्जमा होता था वो भी तलत हुसैन साहब की आवाज़ में ही हम सुना करते थे। और अभी जब भी कहीं उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती थी किसी प्रोग्राम में, किसी ऐड में, तो हमारे जो बचपन की यादें थी ना, वो ताज़ा हो जाया करती। दोस्तों, तलत हुसैन साहब ने 83 साल की उम्र में वफात पाई, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि उनके वालिदैन भी रेडियो पाकिस्तान के बहुत बड़े फनकार थे। उनकी आवाज़ और उसका जादू रेडियो पाकिस्तान पर हमेशा चलता रहा। और उसके बाद तलत हुसैन साहब ने भी अपने कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। और आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि उन्होंने हॉलीवुड की फिल्म में भी काम किया और उसके साथ साथ बॉलीवुड की फिल्म सौतन की बेटी में भी काम किया। और इनकी एक बेटी थी जिनका नाम तज़ीन हुसैन था, वो भी पीटीवी के बहुत बड़े बड़े ड्रामों में और बड़े जबरदस्त किरदार अदा किया करती थी, बड़ी खूबसूरत थी। लेकिन शादी के बाद उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने दोबारा से ड्रामों में काम करना स्टार्ट किया और काफी ड्रामों में आप उनको देख भी चुके होंगे। और फिर तलत हुसैन साहब ने अपनी जिंदगी में बेशुमार प्रोजेक्ट्स में काम करने के बाद कराची की वो यूनिवर्सिटी जहां पर एक्टिंग सिखाई जाती है, जिसे नैपा कहा जाता है, 2012 में उसके मेंबर बने। लेकिन एक अफसोसनाक वाकया उनकी जिंदगी में ऐसा भी आया 2010 में। वो बताते हैं कि मुझे स्किन की एलर्जी हो गई थी और मैं एक ऐसे नाअहल और बेकार किस्म के डॉक्टर के पास चला गया, जिसकी नाअहली की वजह से वो मामूली सी एलर्जी की बीमारी इतनी बिगड़ गई कि मैं एक चाय का कप भी ठीक से पकड़ नहीं पाता था। मेरे हाथ कपकपाते थे और मैं इतना तकलीफ में रहा, लेकिन अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। वैसे तो तलत हुसैन साहब ने अपनी जिंदगी में बेशुमार ड्रामों फिल्मों में काम किया, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि 1976 में इन्होंने पीटीवी का पहला ड्रामा किया जिसका नाम था अर्जुमंद, और 2023 में उन्होंने आखिरी ड्रामा किया जो कि ऑन टीवी का था, और इसका नाम था ना तुम्हें खबर ना हमें खबर। ये इनकी जिंदगी का आखिरी ड्रामा था और इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत काम किया, लेकिन उसके साथ साथ इंडस्ट्री के लोगों के साथ इनका ताल्लुक बहुत अच्छा था। और उसका सबूत इस तरह से मिलता है, जब इनकी वफात हुई तो पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्टर इनके घर पर मौजूद थे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे फनकार जब इंतकाल कर गए तो उनके इंतकाल पर कोई भी फनकार मौजूद नहीं था। इससे ये बात साबित होती है कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नाम तो बनाया, लेकिन अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं बनाए। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इन दिनों में हमें एक और बहुत बड़ा नुकसान हुआ इंडस्ट्री का। खालिद भट्ट साहब जिनका लास्ट ड्रामा था खई, और खई ड्रामा उनकी ज़िंदगी का सबसे कामयाब तरीन ड्रामा साबित हुआ। आप लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ड्रामों में काम किया, और बहुत सारे ड्रामों में काम करने के बाद वो लोग सिर्फ उनको जानते थे जो पीटीवी देखते थे। लेकिन अब आकर बुढ़ापे में उनको एक ऐसा किरदार मिला ड्रामा सीरियल खई में कि वो ड्रामा सीरियल खई समझ लें उन्हीं की वजह से हिट हुआ था। उनका किरदार ऐसा रौबदार था और ऐसा खौफनाक किरदार था, जो भी इस ड्रामे को देखता था और कहता था क्या कमाल एक्टिंग किया। उनको लगता ही नहीं था कि खालिद भट्ट साहब ने ये एक्टिंग की है या फिर रियल में वो ऐसे हैं। लेकिन एक और हमारे बहुत अच्छे फनकार थे जो इसी उम्र में गए, कबीर खान साहब। इस साल तो नहीं गए, लेकिन वो भी एक बहुत बड़े फनकार थे जिनकी वफात पर बहुत सारे फनकार जो हैं, बहुत सारे लोग अफसरदा हुए। हमारी जिंदगियों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ कमाया और आखिरकार इस दुनिया से वो रुखसत हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यही दुआ करते हैं कि फनकार हो, गुलकार हो, आम इंसान हो, बस मुसलमान हो, जो भी इस दुनिया से जाता है, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए हमारे मुसलमानों की, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, गुनाह होते हैं, सब कुछ होता है, पैसा कमाता है, लेकिन बिल आखिर इस दुनिया से चले जाना होता है। और हमें चाहिए
कि हमें आखिरत का हमेशा जो है अपने दिल में खौफ रखना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं फिरोज खान के बारे में। अभी जो खबर मैं आपको फिरोज खान के बारे में देने जा रहा हूँ, इसकी शायद आप उम्मीद भी ना रखते हो और आप शायद यकीन भी ना करें, लेकिन मैं आपको बड़े दावे से ये बात कहता हूँ और अगर आपको यकीन ना आए तो मेरे मेन चैनल पर जाकर आप वो खलीलुर रहमान कमर साहब का इंटरव्यू देख लीजिएगा जो मैंने खुद किया है। उसमें मैंने उनसे एक सवाल किया था कि फिरोज खान ने वसीम बदामी के शो में यह दावा किया था, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिट ड्रामा था मेरे पास तुम हो, उसका जो दानिश वाला किरदार था वो पहले फिरोज खान को ऑफर हुआ था। ये वसीम बदामी के शो में फिरोज खान ने कहा था और मैं बड़ा हैरान हुआ था और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि फिरोज खान ने इस किरदार को क्यों रिजेक्ट किया। उन्होंने बताया था कि जब मुझे ये किरदार ऑफर हुआ था तो मैंने पैसे मांगे तो खलील साहब को बुरा लग गया कि मैं तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे रहा हूं और तुम मुझसे पैसों की बात करते हो। और जब उन्होंने ये बात की तो मैं भी बड़ा हैरान था कि खलील साहब जाहिर है फ्री में तो किसी से काम नहीं करवाते होंगे, और अगर फिरोज खान ने पैसे मांगे हैं तो उन्होंने अपना हक मांगा है। और इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने तफसील में सारी बात की थी। लेकिन अब जब मैंने इंटरव्यू किया और उनसे मैंने ये सवाल किया कि फिरोज खान कहते हैं कि मेरे पास तुम हो का दानिश वाला किरदार मुझे ऑफर हुआ था, लेकिन जब मैंने पैसे मांगे तो खलील साहब ने मुझे निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ड्रामा दे रहा हूं। और ऐसा ही जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कलमा पढ़कर कहा, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप मेन चैनल पर जाके वीडियो देखें, पूरा प्रोग्राम देखें, पूरा इंटरव्यू देखें जो 30 मिनट से मेरा ख्याल है ज्यादा का है, उसमें आप फिरोज खान वाला पार्ट जाकर देखें तो आपको यकीन आ जाएगा। उन्होंने कलमा पढ़ के कहा कि ये फिरोज खान झूठ बोल रहे हैं, फिरोज खान से मेरी कभी इस बारे में बात ही नहीं हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, नदीम बेग ने मुझसे बात की थी कि फिरोज खान को कास्ट कर लें, तो मैंने ड्रामा ही रोक दिया था क्योंकि हुमायूं जो है वो फिल्म में बिजी था। तो मैंने कहा कि जब तक हुमायूं फ्री नहीं होता, फिल्म से फारिग नहीं हो जाता, तब तक मैं ये ड्रामा ही नहीं शूट करूंगा, क्योंकि मैंने हुमायूं के अलावा किसी और को सोचा भी नहीं था। और अगर कोई दावा करता है, मोहसिन अब्बास ने भी मेरे ख्याल दावा किया था कि मेरे पास तुम हो में दानिश वाला किरदार मुझे ऑफर हुआ था, और उन्होंने तो खैर और भी बहुत सारे दावे किए थे। वो कहते हैं कि मैं कलमा पढ़कर कहता हूं कि मैंने ऐसा कोई किरदार फिरोज खान के हवाले से, ना तो मेरी कोई बात हुई और ना ही मैंने उसे ये किरदार ऑफर किया था। अब आप लोग बताएं कि क्या किया जाए। एक तरफ फिरोज खान जो है वसीम बदामी के शो में ये बात कर चुके हैं कि मुझे ऑफर हुआ, मेरी खलील साहब से बात हुई। दूसरी तरफ खलील साहब कलमा पढ़कर कहते हैं कि मेरी उससे बात भी नहीं हुई, और वो ये भी कहते हैं कि मैं आने वाले वक्त में किसी बड़े प्रोजेक्ट में इनको ऑफर करूंगा, इनसे काम करवाऊंगा। मेरा बड़ा चहेता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा बड़ा प्यार है उनसे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया, और मुझे बहुत बुरा लगा अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो। बहरहाल अब आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों ने ये क्या स्टेटमेंट सुना था वसीम बदामी के शो में। अब ये दोनों स्टेटमेंट आप सुने और फिर अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं चाहत फतेह अली खान के बारे में। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है चाहत फतेह अली खान साहब के बारे में। अक्सर जब मैं किसी के बारे में वीडियो बनाता हूँ ना, लोग लिखते हैं कि तुम यमुना ज़ादी से जेलस हो रहे हो, उसके बारे में ऐसी बात कर रहे हो, या फलां से जेलस हो रहे हो। तो भाई मैं किसी से जेलस नहीं होता, सिर्फ चाहत फतेह अली खान के अलावा। चाहत फतेह अली खान से मैं इतना जेलस होता हूं, मैं इतना जेलस होता हूं, मैं बता नहीं सकता यार। चाहत फतेह अली खान के बारे में जब मैं ये सुनता हूं कि उनके साथ काम करने वाली खूबसूरत मॉडल्स ये बातें कहती हैं कि चाहत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। और अभी उनका जो गाना हिट हुआ है बदोबदी, और उस गाने में आपको पता है मेरा ख्याल है को 25 मिलियन के करीब व्यूज आ गया। और उस गाने में जो मॉडल है वो कहती हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मैंने इस पे काम किया। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोग उनको बड़ी तनकीद कर रहे हैं, उन पर बड़ी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू ऐदे नाल ही हीरोइन आना सी चाहत फतेह अली खान दे नाल। और दूसरा वो कह रही हैं कि मैं तो ये चाहती थी कि मैं लोगों को हंसाऊं, मेरे गाने से लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, गाना इतना ज़्यादा हिट हुआ। लेकिन उनको जो बुरा लगा वो ये लगा कि लोग एक तो उन पर तनकीद कर रहे हैं, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि चाहत फतेह अली खान ने अभी तक मेरी पेमेंट नहीं दी। जो बंदा सारी जिंदगी स्टार बनने के लिए पहले क्रिकेट खेलता रहा, अंडर 19 खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, नाकाम हो गया, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तक नहीं पहुंच सका, फिर उसने गाना शुरू किया और इस अंदाज में गाना शुरू किया कि लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और इतना मजाक उड़ाया कि उस बंदे को स्टार बना दिया। कल तक वो बंदा चाहता था कि उसको टीवी चैनल पर बुलाया जाए, वो जाकर चैनल्स पर इंटरव्यू दे, बात करे, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन कल तक कोई नहीं बुलाता था। अब वो बंदा इतना फेमस हो गया है कि वो किसी भी टीवी चैनल पर इंटरव्यू देने आता है तो पहले पूछता है कि पैसे कितने दोगे, फिर वो टाइम
टाइम भी वो अपनी मर्जी का देता है। और उसके बाद आप ये बात भी जानकर हैरान हो जाएंगे, वो किसी भी कॉन्सर्ट का 10 लाख रुपया लेता है। अब आप सोचें कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो गुलकार हैं उनका जो रेट है ना वो तकरीबन 15-20 लाख रुपए है एक कॉन्सर्ट का, और चाहत फतेह अली खान भी एक कॉन्सर्ट का 10 लाख रुपए लेते हैं। भाई देखो, इसे कहते हैं नसीब मुकद्दर। और ऊपर से वजदान राव कहती हैं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं तो गली दा सोहना मुंडा तुहाडा दोस्त नहीं बन सकिया, लेकिन चाहत फतेह अली खान तुहाडा दोस्त बन गया। यह बड़ी हैरत की गल है। और ऊपर से चाहत फतेह अली खान को तो मैं कहता हूं फिटे मुंह यार, कम से कम उस लड़की के पैसे तो दे दो। वो कह रही हैं कि मेरी पेमेंट नहीं अभी तक दी इन्होंने, और जिस बंदी की वजह से, जिसके साथ काम करके, जिसने आपको गले लगाने दिया, जफ्फी डालने दी यार, अगर आप ये हरकतें ना करते तो शायद ये गाना भी हिट ना होता। और दूसरा आपको बताऊं, उसी लड़की को आपने पैसे नहीं दिए, वो बेचारी रो रो के कह रही है कि मेरी पेमेंट नहीं मिली। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये गाना आज से मतलब 1973 में मलका तरन्नुम नूरजहान ने गाया था। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप भी चाहत फतेह अली खान को अपनी शादी पर, मंगनी पर या फिर मेहंदी पर इवेंट करने के लिए 10 लाख रुपया देकर बुलाएंगे। यार अगर आप उनको 10 लाख रुपए दे के बुला रहे हैं ना, तो मैनू यार 50,000 दे के बुला ली हूं, मैं गा देंगा यार बत्तो बद्दी बत्तो बद्दी। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।